नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान के ज्योग्राफी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हमारे अंतिम टॉपिकों में हम चल रहे हैं, अंतिम टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। हमारा अंतिम टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसको हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सारे राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन नाम की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश रहेगा। तीसरा पार्ट होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कहां से हुई? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व हमारी धरती की उत्पत्ति हुई थी। धरती 4.8 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। उस समय पर आद्य महाकल्प था। आद्य महाकल्प चल रहा था, जिसे एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा कहते थे। आद्य महाकल्प, एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा कहते थे। इस आद्य महाकल्प के प्री कैम्बियन कालखंड में गोंडवाना लैंड में बलन क्रिया के चलते हुए एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जो बलित पर्वत अरावली पर्वतमाला कहलाया था। और अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। दोबारा से देखें, आद्य महाकल्प के प्री कैम्बियन कालखंड में गोंडवाना लैंड में बलन क्रिया होने की वजह से एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जो बलित पर्वत अरावली पर्वतमाला कहलाया और यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। 4.8 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। 4.8 वर्ष पूर्व, आज से 4.8 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी जब उत्पन्न हुई तो उस समय केवल दो चीजें थी पृथ्वी पर, स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल का पूरा संपूर्ण एक ही भाग था। आज की तरह से अलग अलग हिस्से नहीं थे, महाद्वीप नहीं थे आज की तरह से, अलग अलग द्वीप नहीं थे आज की तरह से। पहले पूरा संपूर्ण स्थल मंडल एक इकट्ठा था और संपूर्ण जल मंडल भी इकट्ठा था। स्थल मंडल को पेंजिया कहते थे और जल मंडल को पेंथालासा कहते थे। पर्मियन काल में या पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत इस पेंजिया में या स्थल मंडल में के टुकड़े हुए। मध्यजीवी महाकल्प में या ट्रियासिक काल के अंतर्गत पेंजिया के टुकड़े हुए और ये पेंजिया दो भागों में बट गया, एक उत्तरी पेंजिया और दूसरा दक्षिणी पेंजिया। जो उत्तरी पेंजिया था वो अंगारा लैंड कहलाया और जो दक्षिणी पेंजिया था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरेसिक काल में या क्रिटेशियस काल में इसमें से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अंगारा लैंड के अंदर से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया, यूरेशिया महाद्वीप की और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई। जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति हुई। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और उसी प्रायद्वीपीय भारत का एक पार्ट है अरावली।
अगर हम बलन शब्द को समझें, क्योंकि हमारा अरावली पर्वत जो है बलित क्रिया से एक बलित पर्वत का उदाहरण है, तो बलन को समझें तो बलन क्या होता है? बलन है अंतरजातीय बल का, पृथ्वी के अंदर अंतरजातीय बल का परिणाम है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर आती हैं, अभिसारी गति करती हैं, दो प्लेट, पृथ्वी के अंदर की क्रियाकलाप है, पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, अभिसारी गति करती हैं, और इस प्रोसेस को अभिसरण कहते हैं। दो प्लेटों का एक दूसरे की तरफ आना अभिसरण कहलाता है। तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है उसमें संपीड़न के कारण मुड़ाव आ जाते हैं। हल्की प्लेट में संपीड़न के कारण मुड़ाव आ जाते हैं, और जो मोड़ आते हैं उन मोड़ों को बलन कहते हैं। जो मोड़ आते हैं, मुड़ाव आते हैं, उन्हें बलन कहते हैं। और इस क्रिया से बनने वाली स्वरूप जो आता है, बनने वाली चट्टानें जो आती हैं, बनने वाली पर्वत श्रृंखला जो होती है, उसे बलित पर्वतमाला कहते हैं कि ये बलित पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला जो है हमारी एक बलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अब अरावली पर्वत का विस्तार देखते हैं हम भारत के संदर्भ में और राजस्थान के भी संदर्भ में। भारत में अरावली पर्वत का जो विस्तार है भारत के अंदर, तो वो है पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक। यानी कि इसके अंदर 4 राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 4 राज्य आते हैं। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राउंड ऑफ में 700 किलोमीटर कह देते हैं इसको, लेकिन 692 किलोमीटर एग्जैक्ट लंबाई है इसकी, पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक की। इसका 80% भाग राजस्थान में होता है। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान के अंदर स्थित है, बाकी 20% भाग गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में जो स्थान फेमस है वो रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं उसको, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो अरावली पर्वत की ही श्रृंखला है। हरियाणा में इसे डोसी पर्वत के नाम से जानते हैं, हरियाणा में इसे डोसी पर्वत कहते हैं वहां की लोकल भाषा में, और गुजरात में पालनपुर से ये प्रारंभ होता है। राजस्थान में के हिस्से में क्या किसे कैसे कहते हैं तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार देखें तो राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान है सिरोही जिले में, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है 550 किलोमीटर। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबा अरावली पर्वत का विस्तार है राजस्थान के अंदर। इसके विस्तार की दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में इसका विस्तार है। दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत का विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले के अंतर्गत है अरावली का, जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले के अंतर्गत है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम अजमेर जिले के अंदर इसका विस्तार है। अब अरावली के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें कि अरावली का कितना अक्षांशीय विस्तार है और कितना देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले अरावली के अक्षांशीय विस्तार की। तो जो अरावली का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक लगभग 5 अक्षांशों में फैला हुआ है। और आप जानते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में की दूरी जो होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। इस हिसाब से इसमें ये 5 अक्षांशों में फैला हुआ है, और 5 अक्षांश 5 गुणा 111 करते हैं तो 555 होता है। और हम वही विस्तार पढ़ते हैं अरावली पर्वत का कि लगभग राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर फैला हुआ है, और उस अक्षांशों में गुणा करने से 555 हो रहा है, जो कि लगभग बराबर है। अक्षांशीय विस्तार 5 अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, जो कि लगभग 550 किलोमीटर के अराउंड होता है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें
तो देशांतरीय विस्तार जो है 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भी देशांतरीय विस्तार भी लगभग 5 देशांतरों में फैला हुआ है। अरावली का विस्तार जो है लगभग 5 देशांतरीय विस्तार है और 5 ही अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री के अंदर है लगभग, और 5 डिग्री ही देशांतरीय विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। इसके बाद अब हम देखते हैं अरावली की ऊंचाई। तो जो अरावली की सर्वमान्य ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, वो 900 मीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई जो है अरावली की वो सिरोही जिले के अंदर आती है। सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, जबकि न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंतर्गत है। अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले के अंतर्गत है और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले के अंतर्गत है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो राजसमंद से सिरोही के मध्य सर्वाधिक ऊंचाई है। राजसमंद से जब सिरोही की ओर चलते हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है और सर्वाधिक ऊंचाई अरावली के इस क्षेत्र में है, जबकि राजसमंद से लेकर बांसवाड़ा के मध्य सर्वाधिक चौड़ाई है इसकी। अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये हम जानते हैं। गुरु शिखर अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसके अलावा सिरोही से राजसमंद के मध्य ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, कुंभलगढ़ है। ये सभी चोटियां राजसमंद से सिरोही के मध्य हैं। इनमें से कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के अंतर्गत आती है, जरगा उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। शेष चोटियां अचलगढ़, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा ये सभी सिरोही जिले के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसकी सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के मध्य मानी जाती है। और इसकी सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें तो सर्वाधिक चौड़ाई कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत है, कुंभलगढ़ से लेकर बांसवाड़ा के मध्य सर्वाधिक चौड़ाई है अरावली की। अरावली के क्षेत्रफल की बात करें तो अरावली का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.3% है। 9.3% क्षेत्रफल है अरावली का, जबकि यहां पर जनसंख्या लगभग 10% निवास करती है। जनघनत्व की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। जनघनत्व की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल है, दूसरे नंबर पर पूर्व का मैदान है और तीसरे नंबर पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या जो है सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें, सबसे अधिक जनघनत्व पूर्व के मैदान में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर हाड़ौती के पठार पर पाया जाता है और तीसरे नंबर पर अरावली का अंतर्गत पाया जाता है। और जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है मरु प्रदेश में यानी कि थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और लगभग उतनी ही जनसंख्या पूर्व के मैदान में पाई जाती है। इनके दोनों के अंतर्गत लगभग 40% जनसंख्या पाई जाती है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश के अंदर भी लगभग 10% की जनसंख्या पाई जाती है। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं की हम बात करें तो विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन काल से या बहुत पुराने समय की बात करें तो विष्णु पुराण नाम का एक ग्रंथ है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है विष्णु पुराण नाम का। उसके अंतर्गत अरावली को मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत कह के पुकारा गया है। विष्णु पुराण के अंदर अरावली को मेरु पर्वत कहा गया है या सुमेरु पर्वत कहा गया है विष्णु पुराण के अंतर्गत। इसके अलावा प्राचीन समय में परिपत्र पर्वत भी अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहते थे। परिपत्र पर्वत प्राचीन समय में अरावली
के पर्वत को कहते थे। परिपत्र पर्वत नाम याद रखें, प्राचीन समय में कहते थे। मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत विष्णु पुराण के अंदर कहा गया है। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है अरा प्लस अवली, यानी कि अवली कहते हैं श्रृंखला को, अरा होती है पहाड़ियां। पहाड़ों की यानी कि पहाड़ों की श्रृंखला या पर्वतों की श्रृंखला को अरावली कहते हैं। अरावली का शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की श्रृंखला। पर्वतों की श्रृंखला को अरावली कहते हैं। अरावली का जो मूल कहां पर है? तो अरावली का मूल अरब सागर के अंदर है। अरावली का वास्तविक विस्तार पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। पालनपुर राजस्थान, पालनपुर गुजरात से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। लेकिन इसका मूल जो है अरब सागर के अंदर माना जाता है। अरब सागर के अंदर अरावली पर्वत का मूल है, जबकि वास्तविक विस्तार पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक के बीच में है। अरावली की आकृति की बात करें कि अरावली की आकृति किस तरह की है, तो एक तत्वाद्य यंत्र होता है। तत्वाद्य यंत्र तंदुरा, तंदुरा के समान मानी जाती है। तत्वाद्य यंत्र तंदुरा है, जिसके समान अरावली की आकृति मानी जाती है। इसके अलावा मानव कर्ण के समान भी इसकी आकृति मानी जाती है। आदमी के कान के समान, मनुष्य के कान के समान कर्णवत भी इसकी आकृति मानी जाती है, जो कर्ण के समान है। इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों की भी अलग अलग आकृतियां मानी जाती हैं। उत्तरी हिस्से की झुंझुनू जिले में जो लगभग स्थित है, झुंझुनू जिले का जो उत्तरी हिस्सा है अरावली पर्वत का, राजस्थान के अंतर्गत, उसकी जो आकृति है वो भेड़ शिला के समान मानी जाती है। भेड़ शिला यानी कि भेड़ की पीठ के समान, जो भेड़ की पीठ होती है उसके समान इसकी आकृति मानी जाती है। झुंझुनू स्थित, झुंझुनू में, झुंझुनू वाले बॉर्डर पर, उत्तरी बॉर्डर पर अरावली के अंतर्गत। जबकि अरावली के दक्षिणी हिस्से की आकृति पंजाकार मानी जाती है। अरावली के दक्षिणी भाग की आकृति पंजाकार मानी जाती है, जो हाथ के पंजे के समान है। हाथ के पंजे के समान आकृति मानी गई है दक्षिणी भारत, दक्षिणी हिस्से की। जबकि संपूर्ण अरावली की आकृति तंदुरा नामक यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र तंदुरा, जिसके अंदर तार होते हैं, तारों से बजाया जाता है, जो तंदुरा के समान या मानव कर्णवत मानी गई है। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं में से एक है। और इसके समकक्ष या समकालीन पर्वत की बात करें तो अप्लेसियन पर्वतमाला है यूएसए के अंदर पूर्वी तट पर। अप्लेसियन पर्वतमाला अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है, उससे इसकी तुलना की जाती है। यानी कि अप्लेसियन पर्वतमाला की समकालीन है अरावली पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला जो है एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्तमान में रह गया है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है वर्तमान के अंतर्गत, और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है। अब अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत होता है कि जो पर्वत वायु, जल और तापमान के कारण या मानवीय क्रियाओं के कारण, वायु, जल, तापमान या मानवीय क्रियाकलापों के कारण उस पर्वत का अपर्दन हो रहा है, लगातार अपर्दन हो रहा है, तो वो अपशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, जिसकी ऊंचाई में लगातार गिरावट हो रही है। तो अरावली की वर्तमान में ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर है, जबकि उत्पत्ति के समय पर अरावली की जो ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। अरावली की उत्पत्ति के समय पर 2800 मीटर ऊंचाई थी, और वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अब अरावली की पहाड़ियां हो गई हैं, ये पर्वत की जगह पे अब इसे अरावली की पहाड़ियां कहा जाने लगा है, क्योंकि कोई भी पहाड़ को पर्वत कहने के लिए उसकी ऊंचाई न्यूनतम 2700 मीटर होनी चाहिए। 2700 मीटर से ऊंचे उच्चावच को, ऊंचे भाग को ही पर्वत कहा जाता है। उससे नीचे वाले भाग को
पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ी या पहाड़ कहा जाता है। तो इस समय पे अरावली की जो औसत ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई अरावली की 1722 मीटर है, 1722 या 1727 मीटर है, जो कि गुरु शिखर की है। और ये सभी पहाड़ियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि पहाड़ियों की ऊंचाई 1800 मीटर तक होती है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला और पश्चिमी घाट, इन सबके समानांतर न होकर लंबवत है। विंध्याचल पर्वतमाला के लंबवत है, हिमालय पर्वतमाला के लंबवत है, पश्चिमी घाट के भी लंबवत है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भी लंबवत है, या पूर्वी घाट के लगभग समानांतर कहा जा सकता है। नहीं तो ये मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के लंबवत अरावली पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की, जो कि दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आती है, सिरोही जिले में। 1722 मीटर या 1727 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये बंगाल नदी तंत्र को अरब सागर नदी तंत्र से अलग करती है। बंगाल नदी तंत्र के अंदर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों को अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों से अलग करती है, और इसलिए इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से 50 सेमी वर्षा रेखा भी गुजरती है। अरावली के समानांतर 50 सेमी वर्षा रेखा भी गुजरती है, जिसे 50 सेमी वर्षा रेखा कहें या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा कहें, एक ही बात है। 50 सेमी या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर से गुजरती है, और अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं, अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चट्टानों की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर अरावली को पढ़ते हैं तो चट्टानों की बात करते हैं कि राजस्थान के चट्टान कुल मिला के कैसी होती हैं। चट्टान एक आग्नेय चट्टान होती है, जो कि प्रारंभिक चट्टान है। आपने नाम सुना होगा आग्नेय चट्टान, जो कि प्रारंभिक चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान दो तरह की हैं, एक बाह्य आग्नेय चट्टान, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टानों को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टान हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती हैं, जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाई जाती है। इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टान भी कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों को या आंतरिक आग्नेय चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। और अरावली के अंतर्गत सभी प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला में सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। केवल एक धातु नहीं पाया जाता है, वो है एल्युमिनियम। राजस्थान में पाए जाने वाले सभी धातु में एल्युमिनियम को छोड़कर बाकी सभी धातु अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाए जाते हैं। जबकि बाह्य आग्नेय चट्टान, जिन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, जो कि हाड़ौती के पठार में है या दक्षिणी पूर्वी में पठारी प्रदेश के अंदर फैली हुई है, यहाँ से बेसाल्ट चट्टानों से एल्युमिनियम और अधातु खनिज पाए जाते हैं। केवल एकमात्र धातु खनिज हाड़ौती के पठार से पाया जाता है, वो है एल्युमिनियम, और बाकी सभी धातुक खनिज अरावली पर्वतमाला से पाए जाते हैं। मृदा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अरावली में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा लाल मृदा होती है, इसे इंसेप्टोसॉल भी कहते हैं। इंसेप्टिसॉल भी कहते हैं लाल मृदा को, या पर्वतीय मृदा कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों का रंग अधिकतर लाल होता है, और लाल पहाड़ जब विखंडित होते हैं, विखंडित होने के बाद जो मृदा में असंगठित मृदा के रूप में बटरते हैं, असंगठित रूप लेते हैं, असंगठित मिट्टी में बदलते हैं,
तो वो लाल कलर के होते हैं, लाल मृदा होता है, और लाल मृदा मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यही कारण है कि दक्षिणी राजस्थान में मक्का का उत्पादन अधिक होता है। खनिजों की दृष्टि से बात देखें तो धात्विक और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ये अभी हम इससे पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। वन और वन्य जीव की दृष्टि से अरावली प्रदेश जो एक समृद्ध प्रदेश है। अरावली दक्षिणी अरावली हिस्सा जो है वन और वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव जो है या सर्वाधिक वन जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। और जिले की बात करें तो उदयपुर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। उदयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक वन और वन्य जीव पाए जाते हैं। आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी है। अब कौन कौन से आदिवासी यहां पर रहते हैं उनको देखो। गरासिया जनजाति जो है सिरोही के अंतर्गत रहती है। गरासिया जनजाति सिरोही में रहती है। जबकि डामोर दजिया डूंगरपुर के अंतर्गत रहती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है। भील जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। भील जनजाति चिमाता माता, चिमाता का वो भी यहां पर ही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा मीणा जनजाति पाई जाती है। ये जयपुर और दौसा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जयपुर के अंतर्गत पाई जाती है मीणा जनजाति। ये भी अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, जयपुर जो। और शहरिया जनजाति ये हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती है, जो कि वारा जिले के अंतर्गत है। शहरिया जनजाति हाड़ौती के प्रदेश में पाई जाती है। और सांसी जनजाति मैदानी प्रदेश यानी कि भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर में और सहरिया जनजाति बारा में हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। शेष सभी जनजातियां अरावली पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसे मीणा है, भील है, डामोर है, गड़ासिया है। ये सभी जनजाति जो है यहां पर पाए जाते हैं। ये सभी जनजातियां अरावली पर्वतीय प्रदेशों में झूमिंग कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं, या स्लैश एंड बर्न कहते हैं इस कृषि को। स्लैश एंड बर्न या झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि करती हैं ये सभी जनजातियां अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और गरासिया जनजाति के द्वारा की जाने वाली इस तरह की कृषि बालरा कहलाती है। गरासिया जनजाति के द्वारा झूमिंग कृषि जो की जाती है उस झूमिंग कृषि को बालरा कहते हैं। जबकि सहरिया जनजाति के द्वारा यही झूमिंग कृषि बातरा कहलाती है। बातरा। अब राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम जो है वो अरावली पर्वत से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से होता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी हो या अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी हो, काफी नदियों का उद्गम और बड़ी नदियों का उद्गम हिमालय से अरावली पर्वतमाला से होता है। जैसे पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी, मेनाल नदी, जाखम नदी, रूपारेल नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, शावी नदी, इन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली पर्वतमाला पर सिरोही जिले के अंतर्गत, सिरोही में नहीं सॉरी, अरावली पर्वतमाला पर एक भोराट का पठार है। और ये भोराट का पठार जो है राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा, नहीं उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3 जिलों में फैला हुआ है। ये जो है राजस्थान का जल विभाजक कहलाता है। इससे अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक कहते हैं।
जबकि राजस्थान का जल विभाजक बोराट के पठार को कहते हैं। ये अरब सागर नदी तंत्र को और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को अलग करता है, और ये बोराट का पठार अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत ही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं। अब तक हमने स्थिति और विस्तार की बात करी थी, अब वर्गीकरण की बात करें, विशेषताओं की बात करी थी। वर्गीकरण के अंतर्गत इसका अरावली का जो वर्गीकरण किया गया है वो ऊंचाई के आधार पर अरावली का वर्गीकरण किया गया है। तो ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये इसके हिस्से। ऊंचाई में वृद्धि की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी वृद्धि होता, ऊंचाई में वृद्धि होती है। यानी कि जयपुर से सिरोही की तरफ जब चलते हैं तो अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में वृद्धि होती है। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई में वृद्धि होती है। हमने अरावली को 3 भागों में विभक्त किया था वर्गीकरण के अंतर्गत: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। अब हम इनके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। इनके विस्तार को देखेंगे, इनकी औसत ऊंचाई देखेंगे इन खंडों के, और प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख चोटियां और प्रमुख दर्रों को भी डिस्कस करेंगे हम एक एक करके सबके बारे में। उत्तरी अरावली के विस्तार को देखेंगे, मध्य अरावली के विस्तार को देखेंगे, दक्षिणी अरावली के विस्तार को भी देखेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं उत्तरी अरावली से। तो उत्तरी अरावली के विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो 4 जिलों में फैला हुआ है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? वो 4 जिले हैं, एक सेकंड, यस, उत्तरी अरावली 4 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है और अलवर है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर, इन 4 जिलों में मुख्यतया अरावली, उत्तरी अरावली का विस्तार माना जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रमुख चोटियों की बात करें, उत्तरी अरावली के अंतर्गत प्रमुख चोटियों की बात करें तो झुंझुनू जिले के अंतर्गत पालखेत की पहाड़ियां मिलती हैं। झुंझुनू जिले के अंतर्गत पालखेत की पहाड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा सीकर में हर्ष पर्वत है, मालखेत की पहाड़ियां हैं और तोराबाटी की पहाड़ियां भी सीकर में मिलती हैं। याद रहे, सीकर के अंदर मालखेत की पहाड़ियां हैं, जबकि झुंझुनू के अंदर पालखेत की पहाड़ियां हैं। पालखेत झुंझुनू में और मालखेत सीकर में। पालखेत की पहाड़ियां झुंझुनू जिले के अंतर्गत हैं और मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले के अंतर्गत हैं। जरा सा अंतर है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जयपुर के अंदर सेवर की पहाड़ियां पाई जाती हैं और बैराट की पहाड़ियां पाई जाती हैं। जयपुर जिले में उत्तरी अरावली के अंतर्गत सेवर की पहाड़ियां और बैराट की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अलवर जिले में हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की या हर्षनाथ की पहाड़ी कहें, और उदयनाथ की पहाड़ी पाई जाती है। अलवर जिले में हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ी और उदयनाथ की पहाड़ी पाई जाती है। स्मरण रहे, सीकर में हर्ष पर्वत पाया जाता है, जबकि उदयपुर में, सॉरी, अलवर में हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं। अलवर में हर्ष की पहाड़ियां हैं और सीकर के अंदर हर्ष पर्वत है। यहां भी एक कंफ्यूजन वाला नाम है, सीकर में हर्ष पर्वत पाया जाता है और अलवर में हर्ष की पहाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसी तरह का झुंझुनू के अंदर पालखेत की पहाड़ियां हैं, जबकि सीकर के अंदर मालखेत की पहाड़ियां हैं। ये हमें विशेषकर याद रखना है। अब इसके अलावा हम प्रमुख चोटियों की बात करें, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं?
तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई जो है वो 450 मीटर है। सबसे पहले औसत ऊंचाई देखते हैं। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई जो है वो 450 मीटर है। इसमें सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की वो रघुनाथगढ़ है। सॉरी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर है, सीकर जिले के अंदर स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर जिले के अंदर 1050 मीटर ऊंचाई है। इससे इसके बाद में खोह चोटी आती है, खोह, जो कि जयपुर के अंतर्गत है, 920 मीटर की है। भरौच अलवर में है, 792 मीटर है। बरवाड़ा जयपुर के अंतर्गत आती है, 786 मीटर है। बबाई झुंझुनू के अंतर्गत है, 780 मीटर ऊंचाई है। बिलाली अलवर के अंतर्गत है, 775 मीटर ऊंची है। बैराठ जयपुर में है, 704 मीटर है। सरिस्का अलवर में है, 677 मीटर है। भानगढ़ अलवर में है, 649 मीटर है। जयगढ़ जयपुर में है, 648 मीटर है। नाहरगढ़ जयपुर में है, 599 मीटर है। और बालागढ़ अलवर में है, 597 मीटर ऊंची चोटी है। ये प्रमुख चोटियां हैं। एक एक करके सब चोटियों के बारे में दोबारा देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर जिले के अंदर, 1055 मीटर ऊंची। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर जिले में, उसके बाद खोह जयपुर जिले में, भरौच अलवर जिले में, बरवाड़ा जयपुर जिले में, बबाई झुंझुनू जिले में, बिलाली अलवर जिले में, बैराठ जयपुर जिले में, सरिस्का अलवर जिले में, भानगढ़ अलवर जिले में, जयगढ़ जयपुर जिले में, नाहरगढ़ जयपुर जिले में और बालागढ़ अलवर जिले की प्रमुख चोटियां हैं। ये सब उत्तरी अरावली का हिस्सा आती है। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है, वो विस्तार केवल अजमेर जिले में, मध्य अरावली का विस्तार केवल और केवल अजमेर जिले में है और इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। जहां ऊंची चोटियां हैं वहां 700 मीटर है, जहां कम ऊंची चोटियां हैं वहां 500 मीटर ऊंचाई है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर के मध्य है, जबकि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर थी। इसकी प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो मेरबाड़ा की प्रमुख पहाड़ियां हैं अजमेर जिले के अंतर्गत। मेरबाड़ा की प्रमुख पहाड़ी है अजमेर जिले के अंतर्गत। और प्रमुख चोटियों की बात करें, इसकी ऊंची चोटी कौन कौन सी है, तो मध्य अरावली के अंदर 4 ऊंची चोटियों का नाम आता है। वो कौन कौन सी हैं? एक है गोरमजी, मेरियाजी, तारागढ़ और नाग पहाड़। ये चारों ही अजमेर जिले के अंतर्गत है। गोरमजी, मेरियाजी, तारागढ़ और नाग पहाड़, ये चारों चोटी हैं। इनमें से तारागढ़ और नाग पहाड़ ज्यादा प्रमुख है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तारागढ़ इसलिए प्रमुख है क्योंकि यहाँ पे एक तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है और नाग पहाड़ से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। अजमेर में नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, इसलिए ये नाग पहाड़ की चोटी प्रमुख है। ये अजमेर जिले के अंतर्गत आती है। प्रमुख दर्रों की बात करें, अगर मध्य अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें, उत्तरी अरावली के दर्रे रह गए हमसे। उत्तरी अरावली के दर्रों की बात करें तो पूरी उत्तरी अरावली में कोई प्रमुख दर्रा नहीं है, कोई दर्रा नहीं आता है उत्तरी अरावली के अंदर। अब मध्य अरावली के दर्रे देखें तो मध्य अरावली में एक आता है बर दर्रा। बर दर्रा जो है पाली जिले में पड़ता है। बर दर्रा पाली जिले के अंतर्गत आता है, जबकि हम कह रहे हैं इसका मुख्य विस्तार अजमेर जिले के अंतर्गत है। पाली में भी कुछ पहाड़ियां अरावली की होती हैं, इसलिए बर दर्रे को जो है मध्य अरावली के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके अलावा शिवपुरी, सुराघाट, पीपली, अरनिया, पाखेरिया, झीलवाड़ा, ये सभी अजमेर के प्रमुख दर्रे हैं।
शिवपुरी, सुराघाट, पीपली, अरानिया, पाखेरिया और झीलवाड़ा अजमेर जिले के प्रमुख दर्रे हैं। इस स्लाइड पर पूरा वो मैप के थ्रू बताया है जो अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा था। अब दक्षिणी अरावली की बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली का विस्तार की बात करें तो प्रमुखतया 3 जिलों के अंतर्गत इसका विस्तार माना जाता है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। राजसमंद, उदयपुर और सिरोही 3 जिलों के अंदर मुख्यतः इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली 930 तो कंप्लीट अरावली की है, 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जबकि संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इसकी प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं कुकरा की पहाड़ियां, राजसमंद के अंदर ये कुकरा की पहाड़ी, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ियां और खमनौर की पहाड़ियां, ये राजसमंद जिले की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। कुकरा की पहाड़ियां, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनौर की पहाड़ी, ये चारों पहाड़ियां राजसमंद जिले के अंतर्गत आती हैं। इनके अलावा गोगुंदा की पहाड़ी और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। गोगुंदा की पहाड़ी और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। अब दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें कि दक्षिणी अरावली में प्रमुख दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उन दर्रों को देखते हैं। जो दक्षिणी अरावली में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर नहीं, देवारी दर्रे की बात करते हैं। दक्षिणी अरावली में देवारी दर्रा आता है। जो देवारी दर्रा जो है उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। देवारी दर्रा जो है उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है और यह चित्तौड़गढ़ से लेके उदयपुर के मध्य फैला हुआ है। वो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के मध्य विभाजक का काम करता है। चित्तौड़गढ़ जिले और उदयपुर जिले को अलग करता है देवारी दर्रा। इसके बाद बात करते हैं हाथी दर्रे की, और हाथी दर्रा जो है उदयपुर से पिंडवाड़ा राजसमंद, उदयपुर से पिंडवाड़ा राजसमंद को अलग करता है। उदयपुर से पिंडवाड़ा राजसमंद को हाथी दर्रा अलग करता है और हाथी दर्रा भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है। देवारी दर्रा भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है और हाथी दर्रा भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इन दोनों दर्रों से एक नेशनल हाईवे निकला है जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई पूरब पश्चिम औद्योगिक गलियारा। पूरब पश्चिम औद्योगिक गलियारा जो है इन दोनों दर्रों से निकलता है, हाथी दर्रे से और देवारी दर्रे से होकर निकलता है पूरब पश्चिम औद्योगिक गलियारा, जिसे कि NH 76 पुराना नंबर है और NH 27 नया नंबर है। पूरब पश्चिम गलियारा NH 27 नया नंबर है इसका, जो कि हाथी दर्रे और देवारी दर्रे से मध्य होके निकलता है। इसलिए हाथी दर्रा और देवारी दर्रा प्रमुख हो जाते हैं, जो कि पूरब पश्चिम गलियारा इनमें होके निकलता है। पूरब पश्चिम गलियारे निकलते हैं यहां से दक्षिणी अरावली के दर्रों से। और हाथी दर्रे की बात करें तो हाथी दर्रे से
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बनाया गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसे NH 48 कहा गया है। NH 48 गुजरता है, जो कि राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे भी है। राजस्थान का एकमात्र एक्सप्रेस वे भी है। ये जो है हाथी दर्रे से होके गुजरता है। अगले दर्रे की बात करें तो वो है केवड़ा की नाल का दर्रा। केवड़ा की नाल का दर्रा ये भी उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। केवड़ा की नाल का दर्रा और फुलवाड़ी की नाल का दर्रा ये भी उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। फुलवाड़ी की नाल का दर्रा उदयपुर जिले के अंतर्गत है। केवड़ा की नाल का दर्रा भी उदयपुर जिले के अंतर्गत है। अगले दर्रे की बात करें तो वो है कामिनी घाट का दर्रा। कामिनी घाट का दर्रा जो है राजसमंद जिले में स्थित है। NH 58 यहां होके निकलता है। राजसमंद जिले में स्थित है और NH 58 इसके अंतर्गत से निकलता है। आगे गोरम घाट दर्रा ये भी राजसमंद जिले के अंतर्गत है। गोरम घाट दर्रा और ये पाली और राजसमंद के बीच में है। पाली और राजसमंद को अलग करता है गोरम घाट दर्रा। और तीसरा है हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा भी राजसमंद के अंतर्गत है। यहां पर इसे रक्त तलाई, यहाँ के इसके नजदीक एक रक्त तलाई नाम का मैदान है। हल्दी घाटी दर्रे के नजदीक एक रक्त तलाई नाम का मैदान है जहां पर के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसलिए ये हल्दी घाटी के इनके ऐतिहासिक संदर्भ से ये दर्रा काफी प्रमुख है। हल्दी घाटी दर्रा जो है राजसमंद जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा गोरम घाट दर्रा भी राजसमंद जिले के अंतर्गत है और कामली घाट दर्रा भी हमने राजसमंद जिले के अंतर्गत पढ़ा है। ये तीन प्रमुख दर्रे राजसमंद जिले के अंतर्गत हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं हम सोमेश्वर दर्रे की। सोमेश्वर दर्रा पाली जिले के अंतर्गत आता है। यह रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली जिले के अंतर्गत है जाने का रास्ता है। यहां से रणकपुर जैन मंदिरों को जाने का रास्ता है सोमेश्वर दर्रा पाली जिले के अंतर्गत। यह दर्रा जो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। सोमेश्वर दर्रा जो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। सोमेश्वर दर्रा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के मध्य पड़ता है। आगे बात करें अपन तो देसूरी दर्रा है पाली जिले के अंतर्गत। यह जो है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करता है। ये जो है मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करता है। देसूरी दर्रा पाली जिले के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हमने कौन कौन से पढ़े, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं इन दर्रों को। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो दक्षिणी अरावली का दर्रा पढ़ा था हमने, वो था देवारी का दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल का दर्रा और फुलवारी की नाल का दर्रा। ये चारों दर्रे उदयपुर के अंतर्गत थे। इसके अलावा कामली घाट का दर्रा, गोरम घाट का दर्रा और हल्दी घाटी का दर्रा ये राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़े हैं। सोमेश्वर का दर्रा और देसूरी का दर्रा और एक और है स्वरूप दर्रा। स्वरूप दर्रा ये तीनों के तीनों पाली के अंतर्गत है। इसके आगे हम बात करें, ये हमने पढ़ी ली है सब, पिछली स्लाइड के अंतर्गत हमने पढ़ ली ये सारी चीजें। मारवाड़ से मेवाड़ को अलग करता है देसूरी दर्रा, ये हमने आपने डिस्कस कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियों की। दर्रों के बाद हम अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं।
तो अरावली में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं? दक्षिणी अरावली में नहीं, दक्षिणी अरावली में प्रमुख चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की कहें या दक्षिणी अरावली पर्वत की कहें, इसके अंतर्गत वो है गुरु शिखर, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत है। 1722 मीटर या 1727 मीटर ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर चोटी। इसके बाद शेर आती है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा की चोटी है, 1442 मीटर है। तीनों ही सिरोही जिले के अंतर्गत है। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, तीनों ही सिरोही जिले के अंतर्गत है। इसके बाद में जरगा का नंबर आता है। जरगा 1430 मीटर की है, उदयपुर जिले के अंतर्गत है। अचलगढ़ सिरोही जिले के अंतर्गत है, 1381 मीटर की है। और कुम्भलगढ़ राजसमंद जिले के अंतर्गत है, 1224 मीटर ऊंची है। इसके बाद में चोटियों की ऊंचाई का जो क्रम है वो है ऋषिकेश सिरोही जिले के अंदर, कमलनाथ उदयपुर जिले के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर जिले के अंतर्गत, सायरा उदयपुर जिले में, लीलगढ़ उदयपुर जिले में, नागपानी उदयपुर जिले में, गोगुंदा उदयपुर जिले में, कोटड़ा उदयपुर जिले में। दोस्तों इसमें अभी एक चोटी का नाम आया था नागपानी, यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको पूछ लेते हैं कि नागपानी का संबंध है, और 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, झील से, पहाड़ी से, या किसी तालाब का नाम, या किसी बावड़ी का नाम दे देंगे। क्योंकि पानी शब्द आने की वजह से ये ऐसा प्रतीत होता है, अगर हमने पढ़ नहीं रखा है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी बावड़ी का, तालाब का या झील का नाम है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नागपानी एक पहाड़ी का नाम है जो कि दक्षिणी अरावली के अंतर्गत उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। एक बार दोबारा से हम इनका क्रम देखते हैं प्रमुख चोटियों का दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। तो ये हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, शायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा और कोटड़ा। ये प्रमुख चोटियां हैं दक्षिणी अरावली की। प्रमुख चोटियों की बात करें तो सर्वाधिक चोटियां उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, यानी कि सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। लेकिन सबसे ऊंची चोटियां, सर्वाधिक चोटियां तो उदयपुर जिले के अंतर्गत हैं, लेकिन उच्च चोटी, ऊंची चोटियां सिरोही जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये था दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। अब हम डिस्कस करेंगे अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में, कि अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात, पठार कहते किसे हैं? पठार कहते हैं एक उच्च भूमि को जो कि धरातल पर 300 से अधिक, लेकिन 300 से अधिक ऊंचाई पर एक समतल भूमि, यानी कि उच्च क्षेत्र जिनका समतल हो, बिल्कुल टॉप, एक उच्च भूमि जो कहते हैं जिसका टॉप बिल्कुल समतल हो और 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च भूमि क्षेत्रों को पठार कहते हैं। जिनका के ऊपर का टॉप सरफेस जो है वो समतल होता है और जिनका टॉप सरफेस नुकीला होता है उन्हें पहाड़ या पर्वत कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचे पहाड़ की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ है उड़िया का पठार, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत है। सिरोही जिले के अंतर्गत राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ है उड़िया का पठार, जो कि 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है और इस पर एक माउंट आबू नाम का शहर बसा हुआ है। उड़िया के पठार पर माउंट आबू नाम का शहर भी बसा हुआ है। हमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले जाता है कि माउंट आबू स्थित है, ऑप्शन में देगा उड़िया का पठार, आबू का पठार, या बुराट का पठार, या कोई और चौथा और एक और अन्य, इस तरह से दे देगा। तो हमारा माउंट आबू जो है उड़िया के पठार पर स्थित है और उड़िया के पठार की औसत ऊंचाई 1360 मीटर है। 1360 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है उड़िया का पठार। इसी उड़िया के पठार पर स्थित है नक्की झील, जो कि मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान में स्थित मीठे पानी की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। नक्की झील जो है
ज्वालामुखी उद्गार में क्रेटर का, ज्वालामुखी उद्गार क्रिया द्वारा क्रेटर का एक उदाहरण है। क्रेटर के प्रक्रिया से क्रेटर का है ज्वालामुखी नक्की झील जो है। और ऐसा कहा जाता है, प्राचीन काल में कहावतों में ऐसा कहा जाता है कि नक्की झील देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाई थी, ऐसा मान्यताओं में प्रचलित है, जबकि एक क्रेटर का उदाहरण है। ये था हमारा उड़िया का पठार। उड़िया के पठार के ठीक दक्षिण में एक और पठार है, वो है आबू का पठार, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार 1295 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और आबू के पठार की जो विशेषता है, वो आबू के पठार से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा कि आबू के पठार बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण है। आबू का पठार जो है बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आबू के पठार से। बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण है आबू का पठार। या दूसरा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है, और ये भी सिरोही जिले के अंतर्गत है। बोराट का पठार, उड़िया का पठार और आबू का पठार दोनों ही सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। अब हम बात करें कि अभी हम बात कर रहे थे बैथोलिक, ये बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। तो ये बैथोलिक संरचना क्या होती है? बैथोलिक संरचना होती है पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर मैग्मा चेंबर होता है, मैग्मा जमा होता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा जमा होता है, और ये मैग्मा जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उद्गार होता है, तो ये ऊपर ज्वालामुखी के रूप में फटता है और धरातल के ऊपर आता है। जब कभी ये धरातल के ऊपर नहीं आ पाता है, ज्वालामुखी नली से धरातल के ऊपर का हिस्सा नहीं फट पाता है ज्वालामुखी, लेकिन मैग्मा चेंबर से निकल के ये धरातल के अंदर ही एक भाग पर गुंबदाकार आकृति में जमा हो जाता है, आंतरिक भाग पर अधिक गहराई में गुंबदाकार आकृति में जमा हो जाता है। गुंबदाकार आकृति जो निर्मित होती है, तो वो बैथोलिक संरचना कहलाती है। यानी कि मैग्मा द्वारा धरती के अंदर आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर गुंबदाकार आकृति जो निर्मित होती है, वो बैथोलिक संरचना कहलाती है। और उसी बैथोलिक संरचना का उदाहरण है आबू पर्वत। और ये होता है जब ऊपर से कोई चट्टान कठोर होती है, कठोर चट्टान होने की वजह से ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो पाती है, तो ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर ही गहराई में जम जाता है। इस प्रक्रिया को इनसे वर्ग या आंतरिक अपवर्तन, अपवर्तन की आंतरिक अवस्था भी कहते हैं। इनसे वर्ग कहते हैं अपवर्तन की आंतरिक अवस्था, अंतिम अवस्था, अपवर्तन की अंतिम अवस्था को कहते हैं इनसे वर्ग। और ये जो है इस समय आबू का पर्वत जो है अपने अपवर्तन की अंतिम अवस्था पर है। अब इससे ऊपर पहले जो था वो पानी या हवा के द्वारा अपवर्तित हो गया, और अब एक कठोर सरफेस वहां पर निकल के आ गया है। अब इससे ज्यादा अपवर्तित होने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। जो मुलायम चट्टान होती है वो पवन के द्वारा या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा हट जाती है, और जो कठोर चट्टान रह जाती है वो कठोर चट्टान बस जाती है, उसे इनसे वर्ग कहते हैं, अपवर्तन की अंतिम अवस्था कहते हैं। तो इनसे वर्ग का भी उदाहरण है आबू पर्वत। अब हम तीसरे पठार की बात करते हैं, तो ये बोराट का पठार है, तीसरा पठार जो है। और बोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है। पिछली बार शायद इसी वीडियो में गलत कह गया। बोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य फैला हुआ है, इसको सही कर लें। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार है, जो कि राजसमंद और उदयपुर दो जिलों के अंतर्गत है। राजसमंद और उदयपुर दो जिलों में फैला हुआ है बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य इसका विस्तार है, और बोराट के पठार को हम राजस्थान का जल विभाजक कहते हैं।
जल विभाजक के तौर पर मानते हैं, और यह राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। ये पश्चिमी नदी तंत्र को और पूर्वी नदी तंत्र को अलग करता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को अलग करता है और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों को अलग करता है। तो एक जल विभाजक का कार्य भी करता है बोराट का पठार, जो कि जिसकी विस्तार जो है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा उदयपुर तक है। ये है बोराट का पठार, तीसरा सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का। इसके बाद ऊपरमाल के पठार की बात करते हैं। तो ऊपरमाल का पठार जो है ये बिजौलिया भीलवाड़ा से स्टार्ट होता है। बिजौलिया भीलवाड़ा से लेके भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में, भैंसरौड़गढ़ नाम का स्थान है चित्तौड़गढ़ जिले में, तक फैला हुआ है। बिजौलिया से भैंसरौड़गढ़ तक ऊपरमाल का पठार फैला हुआ है, जो कि 2 जिलों में जिसका विस्तार है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले, दोनों जिलों में इसका विस्तार है। इसी के ऊपर इसके अंतर्गत जो हम ऊपरमाल का पठार कह रहे हैं, यहां पर विजय सिंह पथिक द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, उसे कहते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा किसान आंदोलन के दौरान इसी ऊपरमाल पठार पर की गई थी, बिजौलिया के अंतर्गत, और बिजौलिया जो है ऊपरमाल पठार का हिस्सा है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले में एक और पठार है, इस पठार को कहते हैं मैसा का पठार। चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत एक और पठार है मैसा का पठार। इस मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या ऐसे कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, तो मैसा के पठार पर बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर भी है। बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है, और बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा मेसा के पठार का अपर्दन किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़ा जा रहा है मेसा के पठार को बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा। अपर्दन, लगातार अपर्दन किया जा रहा है मेसा के पठार का बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा। इसका प्रमुख प्रश्न मेसा के पठार से यही बनता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर है और बेड़च और गंभीरी नदियों के द्वारा अपर्दन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे पर मेसा के पठार पर बसा हुआ है। मेसा के पठार के दक्षिण में एक और पठार है जिसे मानदेसरा का पठार कहते हैं। यह भी चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत है। मानदेसरा का पठार भी चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। मानदेसरा के पठार से पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि मानदेसरा का पठार स्थित है, तो जिले का नाम पूछेगा तो ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत है। हमने इस स्लाइड पर पढ़ा ऊपरमाल का पठार, जो कि बिजौलिया से लेके भैंसरौड़गढ़ तक था, जिसका विस्तार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में। मैसा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, और मानदेसरा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। मानदेसरा का पठार अब उदयपुर जिले के अंतर्गत एक झील है, उस झील का नाम है जयसमंद झील, जो कि मानव निर्मित या कृत्रिम झील है, या मानव निर्मित झील कहें, मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील के पूरब की ओर, इस झील के पूरब की ओर एक पठार है, उस पठार का नाम है लासेड़िया का पठार। लासेड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व की ओर है, और इस लासेड़िया के पठार को कटा फटा या उबड़ खाबड़ पठार कहते हैं। राजस्थान का सबसे कटा फटा या उबड़ खाबड़ पठार जो है वो लासेड़िया का पठार है, जो कि जयसमंद झील के पूरब की ओर है, उदयपुर जिले के अंतर्गत। अगर लसाड़िया के पठार से क्वेश्चन बनेगा
तो इस तरह से बनेगा कि जैसमंद जिले के पूर्व की ओर स्थित पठार है तो लसाड़िया का पठार, या ऐसा भी कह सकते हैं कि लसेड़िया के पठार के पश्चिम में झील है तो जैसमंद झील। ये भी क्वेश्चन हो सकता है राजस्थान का सबसे कटा पठार या उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है तो लसेड़िया का पठार। जैसमंद झील के ठीक उत्तर में एक रागा की पहाड़ी पड़ती है। जैसमंद झील के उत्तर में रागा की पहाड़ी पड़ती है। जैसमंद झील के उत्तर पश्चिम की ओर बात करें तो जरगा की पहाड़ियां पड़ती हैं। जरगा की पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है उदयपुर जिले के अंतर्गत। जरगा की पहाड़ियां जैसमंद झील के उत्तर पश्चिम में है, जबकि जरगा की पहाड़ियां और रागा की पहाड़ी के मध्य एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसे देसहरे का पठार कहते हैं। देसहरे का पठार जो है जरगा की पहाड़ियां और रागा की पहाड़ियों के मध्य है उदयपुर जिले के अंतर्गत। और इसकी स्थिति की बात करें तो ये जैसमंद झील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसमंद झील के उत्तर पश्चिम में देसहरे का पठार और जरगा की पहाड़ियां स्थित हैं। जैसमंद झील के उत्तर में रागा की पहाड़ियां हैं, उत्तर पश्चिम में जरगा की पहाड़ियां हैं और उत्तर पश्चिम में देसहरे का पठार है। देसहरे के पठार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देसहरे का पठार राजस्थान में सबसे ज्यादा हरा भरा है। वर्ष भर हरा भरा रहने वाला देसहरे का पठार है। सबसे ज्यादा हरा भरा रहने वाला पठार देसहरे का पठार है। देसहरे के पठार से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठार देसहरे का पठार, सबसे ज्यादा हरा भरा रहने वाला पठार देसहरे का पठार। जरगा की पहाड़ियां और रागी पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र देसहरे का पठार और जैसमंद झील के उत्तर पश्चिम में स्थित पठार देसहरे का पठार है। ये देसहरे के पठार से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं हम भोराट के पठार की। भोमट का पठार, सॉरी भोराट नहीं, भोमट का पठार। ये भोराट और भोमट कंफ्यूजन कर देते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं इसमें। भोमट का पठार, भोमट का पठार जो है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों में फैला हुआ है। भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 3 जिलों में फैला हुआ है। यहां पर भोमट जनजाति निवास करती है। उदयपुर जिले के अंतर्गत भोमट जनजाति निवास करती है इसके अंदर। और भानगढ़ दुर्ग, सॉरी भानगढ़ दुर्ग नहीं, भोमट जनजाति निवास करती है भोमट के पठार पर। जबकि भोमट के पठार पर एक आंदोलन भी हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो भील एकी आंदोलन जो है, जिसके सूत्रधार मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत द्वारा भील एकी आंदोलन का शुरुआत की गई थी, जो कि भोमट के पठार पर स्थित है। भोमट के पठार पर एकी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एकी आंदोलन के सूत्रधार मोतीलाल तेजावत हैं, जिन्होंने भोमट के पठार पर एकी आंदोलन की शुरुआत करी थी। दोस्तों, भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। याद रहे, भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। राजसमंद और उदयपुर 2 जिलों में फैला हुआ है। राजसमंद और उदयपुर 2 जिलों में फैला हुआ है। जबकि भोमट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर है। भोमट का पठार 3 जिलों में है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जबकि भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद 2 जिलों में है। यानी कि भोराट के पठार के दक्षिण में है भोमट का पठार, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा एक अलवर जिले में पठार पड़ता है, वो है काकनबाड़ी का पठार। काकनबाड़ी का पठार अलवर जिले में पड़ता है और इसके अंतर्गत काकनबाड़ी के पठार पर भानगढ़ दुर्ग और काकनबाड़ी दुर्ग दोनों ही स्थित है। काकनबाड़ी दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग दोनों ही काकनबाड़ी के पठार पर है। काकनबाड़ी का पठार अलवर जिले में पड़ता है।
अब हम एक बार अरावली की प्रमुख पर्वत या पहाड़ियों पर नजर डालते हैं कि इनको वहां की स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है। अरावली के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां जो अभी हमने पढ़े, इनको स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है उसको देखते हैं। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, जिसे गिरवा या गिरवा कहा जाता है। गिरवा या गिरवा कहा जाता है जिसे। और इन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं को मगरा कहते हैं। अलवर के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को या पहाड़ी श्रृंखलाओं को मगरा कहा जाता है, जो कि अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती हैं गिरवा के अंतर्गत, गिरवा में उदयपुर जिले के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, गिरवा कहलाती हैं। पहाड़ और पठार का अंतर पता ही है, पहाड़ नुकीला होता है ऊपर से, जबकि पठार जो है समतल होता है। ये जो मगरा कहलाते हैं, इन कुछ प्रमुख मगरों के नाम हैं कामन मगरा, माकड़ मरगा मगरा, बांकी का मगरा और लेगा मरगा। ये सभी कुछ प्रमुख मगरे हैं जो उदयपुर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कि अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में हैं। इसके अलावा सिरोही जिले के अंदर भाकर एक शब्द बोला जाता है, भाकर या भाखर। ये पूर्वी सिरोही में तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है या भाखर कहा जाता है। तीव्र ढलान वाली पहाड़ी हैं सिरोही जिले के अंदर, जिन्हें भाकर कहते हैं। और मगरा, अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं, उदयपुर जिले में पाई जाती है। अब आता है मेवल। मेवल एक उस पहाड़ को कहते हैं जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य एक पहाड़ी क्षेत्र है। बांगड़ प्रदेश के अंदर, बांगड़ प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत, जिसे कि माही नदी बीच में से काटती है, वो मेवल कहलाते हैं। मेवल यानी कि माही नदी मेवल के मध्य होकर गुजरती है। मेवल कहते हैं उन पहाड़ियों को जहाँ के मेव जाति की अधिकता पाई जाती है, और मेव जाति की अधिकता के कारण उन पहाड़ियों का नाम मेवल के नाम से फेमस हुआ है। ये बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत है, और बांगड़ प्रदेश जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। और ये माही नदी द्वारा मेवल के पहाड़ियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। काट के माही पहाड़ी यहाँ से काट मेवल की पहाड़ियों को काट कर गुजरती है। अब हम बात करते हैं झुंझुनू में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। वो पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? झुंझुनू में पाई जाती हैं पालखेत की पहाड़ियां, लोहागढ़ पर्वत पाया जाता है। लोहागढ़ पर्वत झुंझुनू जिले के अंतर्गत है, न कि भरतपुर जिले के अंतर्गत, जबकि लोहागढ़ किला भरतपुर जिले के अंतर्गत है। भरतपुर के किले को, भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, और लोहागढ़ पर्वत झुंझुनू जिले के अंतर्गत है। ये स्मरण रखने योग्य बात है। पालखेत की पहाड़ियां, लोहागढ़ पर्वत, भोजागढ़ पर्वत, अदवाड़ा पर्वत और नेहरा पर्वत, ये सब झुंझुनू जिले के अंतर्गत है। झुंझुनू जिले में पालखेत की पहाड़ी, लोहागढ़ पर्वत, भोजागढ़ पर्वत और अदवाड़ा पर्वत, नेहरा पर्वत, ये सब झुंझुनू जिले के अंतर्गत है। सीकर जिले की बात करें तो मालखेत की पहाड़ी सीकर जिले के अंतर्गत है। मालखेत की पहाड़ी, तोराबाटी की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी और हर्ष पर्वत, हर्षनाथ पर्वत कहें या हर्ष पर्वत कहें, सीकर जिले के अंदर है। अगर हर्ष पर्वत कहेंगे, हर्ष पर्वत या हर्षनाथ का पर्वत कहेंगे तो सीकर जिले के अंतर्गत है। लेकिन वहीं हर्ष की पहाड़ियां या हर्षनाथ की पहाड़ियां कहेंगे तो अलवर जिले के अंतर्गत आएंगे। हर्ष की पहाड़ियां अलवर जिले में है, जबकि हर्ष पर्वत या हर्षनाथ का पर्वत
सीकर जिले के अंतर्गत है। हर्ष पर्वत पर हर्ष मंदिर भी बना हुआ है। खंडेला की पहाड़ियां से सीकर जिले की मुख्य नदी कांतली नदी का उद्गम होता है। तोराबाटी पहाड़ियां और मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में है, जबकि पालखेत की पहाड़ियां झुंझुनू जिले के अंदर है। ये भी थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन वाला है। मालखेत की पहाड़ी सीकर जिले में, पालखेत की पहाड़ी झुंझुनू जिले में। हर्ष पर्वत सीकर जिले में, हर्ष पहाड़ियां अलवर जिले में। हर्षनाथ पर्वत सीकर जिले में, हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में। अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां भी, हर्ष की पहाड़ियां और उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले के अंतर्गत। हरियाणा में इस अरावली प्रदेश को डोसी पर्वत कहा जाता है। ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। हरियाणा के अंदर डोसी पर्वत कहा जाता है इसको, शुरुआत में डोसी पर्वत कहा जाता है, जबकि दिल्ली में इस चीज को रायसीना हिल्स या रायल सीमा हिल्स कहा जाता है, जहां के राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये 1911 ईस्वी में एक ब्रिटिश वास्तुकार के द्वारा बनवाया गया था, जहां पर के उस समय पर वायस राय का निवास था। आजादी से पूर्व राष्ट्रपति भवन में वायस राय निवास करते थे। दोस्तों, देवगिरी की पहाड़ियां दौसा जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। देवगिरी की पहाड़ियां दौसा जिले में पाई जाती हैं, जबकि भरतपुर में मीना की पहाड़ियां पाई जाती हैं। भरतपुर के बयाना खंड में मीना की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इन मीना की पहाड़ियों पर ही बयाना का दुर्ग बना हुआ है। बयाना दुर्ग मीना की पहाड़ियों पर बना हुआ है, याद रखना। दौसा का दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। दौसा दुर्ग जो है देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये थी कुछ प्रमुख पहाड़ियां हमारी। इसके अलावा खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद जिले के अंतर्गत आती हैं। खमनौर की पहाड़ी, कुकुंदा की पहाड़ी जो है राजसमंद जिले में आती हैं, जो कि अजमेर और राजसमंद को अलग करती हैं, या कहें मेरबाड़ा और मेवाड़ को अलग करती हैं। कुकुंदा की पहाड़ियां, प्राचीन टाइम पे अजमेर का नाम मेरबाड़ा हुआ करता था और राजसमंद जो है मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कुकुरा की पहाड़ियां अजमेर और राजसमंद को अलग करने का काम करती हैं। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद जिले के अंदर हैं। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर जिले हैं। दिवेर के पास में एक मैदान है, उसे दिवेर का मैदान कहते हैं, जहां कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कि राजस्थान का मैराथन हुआ था, एक मैराथन युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र अमर सिंह और मुगलों के मध्य हुआ था। राजसमंद में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसे दिवेर का मैराथन भी कहते हैं, जो कि दिवेर की पहाड़ियों के नजदीक है, राजसमंद जिले में। इसके अलावा बिजासन पर्वत, मंडल की पहाड़ियां और तिरंगा की पहाड़ियां, ये सभी भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। नाम याद रखें, बिजासन पर्वत, मंडल की पहाड़ियां और तिरंगा की पहाड़ियां भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर के अंतर्गत है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर के अंतर्गत है। तो दोस्तों, ये था हमारा अरावली का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में तीसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय भौतिक प्रदेश जो संपन्न होता है। आपने वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।